साथियों नमस्कार, स्वागत आपका एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। दोस्तों आज अपने बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। उससे पहले अपने एक कोट्स की बात कर लेते हैं जिससे आपके अंदर एनर्जी आए। वो कोट सुनिए, जिसका उदय होना निश्चित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। एक बार पुनः, जिसका उदय निश्चित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब पीपल का जो पेड़ होता है, एक छोटा सा अंकुर होता है पीपल का, वो भी क्या है, पहाड़ को चीर कर भी अंकुरित हो जाता है। तो इसीलिए ये कोट्स वहां फिट बैठता है कि यदि आपका उदय निश्चित है तो प्रकृति आपके लिए रास्ता जरूर बनाएगी। यदि आपका इरादा पक्का है, आपका उदय होना निश्चित है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। चलिए इसी बात के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि आज अपने पढ़ने वाले क्या हैं। मैंने थोड़ा सा पहले से लिख लिया क्योंकि ये थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर करना मुश्किल हो जाता यदि मैं साथ में वीडियो के साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता। तो चलिए देखिए, समझना पहले बात करें अपने पशुपालन के बारे में। पशुपालन में देखिए, पशु होते हैं, पशुओं के जैसे समूह होता है, उनका ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे अपने। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर। नवजात होता है उसको क्या कहते हैं, यंग मेल होता है, यानी जो वयस्क होता है, अभी तक उसने क्या कोई भी, जैसे ये यंग फीमेल है, वयस्क मादा, यानी अभी तक उसने कोई बच्चा नहीं दिया। अपनी देसी भाषा में बात करें तो जैसे गाय की जैसे बच्ची कहा जाता है, तो ये क्या होता है, वयस्क मादा होती है। अपनी बात करें प्रौढ़ नर, एडल्ट मेल होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रौढ़ मादा। एडल्ट फीमेल क्या होती है, मैथुन क्रिया या जो एक्ट ऑफ मैटिंग क्या कहलाता है, ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है, जो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन है। और बधियाकृत नर, कास्ट्रेट मेल, कास्ट्रेशन कल आपको मैंने बताया था क्या होता है। मादा के साथ बच्चा यानी फीमेल विद ऑफस्प्रिंग क्या होता है। आवाज उसकी साउंड क्या कहलाती है। और घर आवास यानी उसका जो घर होता है या आवास होता है पशु का, वो क्या कहलाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप इसको आराम से नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे गाय की। देखिए जो गाय का समूह होता है उसे क्या कहते हैं। मैं यहां पे आपको इंग्लिश में लिखूंगा, आप हिंदी में उसका लिख लेना यदि लिखना चाहते हो तो, क्योंकि एक दो जगह क्या स्पेलिंग की वजह से आपके क्लियर होगा वहां पे। देखिए ग्रुप या समूह किसके, गाय के समूह को क्या कहते हैं। देखिए गाय के समूह को कहा जाता है हर्ड। क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। हिंदी में लिख दिया मैंने साथ में, क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। जो नवजात होता है, न्यू बोर्न, यानी पशु जैसे गाय ब्याई है, गाय ब्याते ही उसका जो नवजात होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, काफ कहा जाता है। क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। क्या कहते हैं, काफ कहा जाता है। वयस्क नर यंग मेल होता है, उसे क्या कहते हैं, बुल काफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बुल काफ कहा जाता है। क्या कहते हैं, बुल काफ। इस साइड में लिख रहा हूं इसको, बुल काफ कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, बुल काफ। ध्यान रखना ये वयस्क नर है, ये देख लो, थोड़ा सा ध्यान से लिखना है इसको, ऊपर नीचे मत कर देना। देखिए समूह हड़ हो गया, नवजात काफ हो गया, और वयस्क नर है वो क्या हो गया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, क्या होता है इसका, बुल काफ, बुल काफ। अब देखिए अपने बात करते हैं वयस्क मादा की। वयस्क मादा जो घरों पे अपने क्या कहते हैं, जिसको गाय का होता है, जिसको बच्चियां कहते हैं, बच्ची कहते हैं, तो उसके बारे में बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हीफर काफ। क्या कहते हैं उसे,
हीफर काफ, इधर लिख रहा हूं हिंदी में हीफर काफ। जो हिंदी में नोट करना चाहे वो हिंदी में, अंग्रेजी में नोट करना चाहे वो अंग्रेजी में। प्रोड नर या एडल्ट मेल होता है। अब देखो, नवजात तो बच्चा हो गया छोटा, और जो यंग मेल होता है ना, वो कौन होता है? यंग मेल जिसको अपने क्या कहते हैं, अभी तक वो क्या हुआ है, किसी भी मतलब गाय को प्रेग्नेंट करने के लायक नहीं हुआ है। वयस्क मादा की बात करें, इसलिए क्या किया, अभी तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो वो क्या कहलाएगी? वयस्क मादा या यंग फीमेल कहलाएगी। और प्रौढ़ नर और प्रौढ़ मादा कौन से होते हैं? जो प्रौढ़ नर तो वो हो गया जो क्या हो गया, प्रजनन के लायक हो चुका है, प्रेग्नेंट कर सकता है किसी गाय को। और प्रौढ़ मादा क्या होती है? जो बच्चा दे सकती है, उसे क्या कहते हैं? प्रौढ़ मादा या अडल्ट फीमेल कहा जाता है। तो अब देखिए अपने बात करते हैं, प्रौढ़ नर होता है, जो अडल्ट मेल होता है उसको क्या कहते हैं? बुल कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुल कहा जाता है। बुल या आप इसे सांड कह सकते हो। और प्रौढ़ मादा होती है, अडल्ट फीमेल होती है, उसे अपने क्या कहते हैं? गाय को काओ, जिसने बच्चा दिया उसे क्या कहते हैं? काओ ही कहा जाता है। अब मैथुन की क्रिया या एक्ट ऑफ मैटिंग क्या कहलाता है? इनमें मैथिंग इसमें जो मैथुन की क्रिया एक्ट ऑफ मैटिंग है, गाय के अंदर इसको क्या कहा जाता है? गाय में इसे सर्विंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं, सर्विंग कहा जाता है। फिर देखिए ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? जो बच्चा देने की क्रिया होती है वो कहलाती है आपकी काविंग। काविंग, काफ बच्चा होता है, और एक से ज्यादा जो बच्चे उनको क्या बोलते हैं? काव्स बोला जाता है, यानी प्लूरल में काव्स बोला जाता है। तो काविंग क्या होता है? बच्चा देने की क्रिया, तो इसे क्या कहेंगे? काविंग। फिर नेक्स्ट देखिए, बदियाकृत जो मेल होता है, कास्ट्रेटेड मेल होता है, उसकी अपने बात की थी। जो गाय का जो कास्ट्रेटेड मेल होता है यानी नर होता है, उसको अपने क्या कहते हैं? बदियाकृत नर। कल इसका पर्पस भी बताया था कि बदियाकरण है वो क्यों किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? बेल के रूप में काम में लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? बुल्लोक, बुल्लक या इसको स्टीर कहा जाता है। बुल्लक या स्टीर कहा जाता है। बुल्लक या स्टीर, देखो ऐसे लिख लेना, बुल्लक या स्टीर। हिंदी में लिखना चाहते हो जो, बुल्लक या स्टीर। बुल्लक या स्टीर, ये क्या होता है? बैल होता है, उसको बदियाकृत नर होता है, उसे क्या कहते हैं? बुल्लक या स्टीर कहा जाता है। बदियाकृत मादा की बात करें, इसे क्या कहा जाता है? इसे स्पेड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्पेड कहा जाता है। स्पेड कहा जाता है, इसे स्पेड कहा जाता है। मादा के साथ जो बच्चा होता है, ब्याने के तुरंत बाद में फीमेल यानी जो गाय होती है उसके साथ में तुरंत ब्याने के साथ जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? काफ एट फुट। काफ काफ एट फुट कहा जाता है। क्या कहते हैं? काफ एट फुट कहते हैं। आवाज या साउंड इंपॉर्टेंट है कि रंभाने की क्रिया गाय के अंदर क्या कहलाती है? रंभाने की क्रिया क्या कहलाती है? ये साउंड होती है, इनकी क्या कहलाती है? ये होती है बेलोविंग या रंभाना कह सकते हो हिंदी में, लेकिन पेपर में बेलोविंग लिखा होगा। क्या लिखा होगा? बेलोविंग ही लिखा होगा, ध्यान रखना। अब देखिए बेल क्या होती है, ये देखिए BELL, बेल। बेल क्या होती है? जो डोरबेल होती है, घंटी होती है ना, घंटी होती है। तो आवाज से संबंध किसका? घंटी का, बेल का ही होता है। तो ये देखो आगे जिसमें बेल लगा होगा वो क्या होगी? बेलोविंग आवाज। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं, एक ये WALLOING आएगा, बेलोविंग। इसमें हिंदी में आप दोनों में एक जैसा भी लिखा हो सकता है बेलोविंग, लेकिन अंग्रेजी वाली स्पेलिंग WAL लगाओ, वो तो क्या होगा आपका? भैंस की जो कीचड़ में नहाने की या लेटने की क्रिया है उसे क्या कहते हैं?
वेलोविंग, ये WALLOING वाला, और बेलोविंग ये क्या होता है, गाय और भैंस की जो रंभाने की क्रिया होती है। अब बात करें इसके घर या आवास की बात करें, इनका जो आवास बना होता है उस आवास को क्या कहा जाता है? आवास को ब्रान या बायर कहा जाता है, ब्रान या बायर कहा जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद में यहां से देखिए, एक क्वेश्चन तो पक्का है, आए तो दो लेकिन एक तो चूकने वाला है ही नहीं। तो आप ये टेबल अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए, और एक बार आपके गाय के याद हो जाएंगे, उसके बाद भैंस के याद करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसको अच्छे से याद करिए। एक बार मैं पुनः रिवीजन इसका करवा दूंगा। देखिए, समूह होता है हाड़ कहलाता है। तो भैंस की बात कर लेते हैं। भैंस में भी जो इनका ग्रुप होता है या समूह, इसको क्या कहते हैं? हाड़ कहते हैं। इसी को भी क्या कहते हैं? हाड़ कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नवजात होता है, इस नवजात को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बफेलो, बफेलो बफेलो काफ कहा जाता है। अब देखिए, जब भैंस का है तो उसको क्या कहेंगे? बफेलो काफ। इसको काऊ काफ भी कह सकते हैं। तो बफेलो काफ क्लियर है। अब देखिए, जो वयस्क नर होता है, वयस्क नर होता है, इसको यहां बुल काफ कहा था, तो यहां क्या कहेंगे? बफेलो बुल काफ, बफेलो बुल काफ, बुल काफ कहेंगे। और नेक्स्ट वयस्क मादा होती है, उसे क्या कहेंगे? बफेलो, आगे बस बफेलो लग जाएगा, बफेलो ईफर काफ, ईफर काफ। इस वर्ड को ध्यान में रखना, हीफर को। प्रोड नर होता है, उसे क्या कहते हैं? बफेलो बुल बोल देंगे। क्या कहेंगे? बफेलो बुल बोल देंगे। और इसको जो प्रोड मादा एडल्ट फीमेल होती है, इसको सी बफेलो बोलेंगे, सी बफेलो। नेक्स्ट देखिए, मैथुन की क्रिया या एक्ट ऑफ मैटिंग क्या कहलाता है? यह भी सर्विंग कहलाता है। भैंस में क्या कहलाता है? सर्विंग ही कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्विंग ही कहलाता है। आप अंग्रेजी में लिख सकते हो या हिंदी में लिख सकते हो, जैसे भी हो। ब्याने की क्रिया एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, यानी यह भी क्या कहलाता है? काविंग कहलाता है। क्या कहलाता है? काविंग कहलाता है। समझ आया? क्या कहते हैं इसको? काविंग। काव क्या होता है? बच्चा होता है, और बच्चा देने की क्रिया वो काविंग कहलाती है। अब बधियाकृत नर की बात करें, इसी को भी बुलक, बुलक या स्टीर कहते हैं। बुलक या स्टीर कहते हैं, दोनों का सेम है। बुलक या स्टीर। जो बेल होता है, बधियाकृत नर होता है, उसे क्या कहते हैं? और बधियाकृत जो मादा होती है, इसे क्या कहते हैं? स्पेड कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पेड कहा जाता है। और मादा के साथ जो बच्चा होता है, फीमेल विद ऑफस्प्रिंग, इसे क्या कहते हैं? काफ एट फुट कहा जाता है। तो काफ एट फुट। नेक्स्ट बात करें, जो आवाज या साउंड है वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है बेल वाली। हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है, आप लिख लेना, बेलोविंग। ध्यान रखना, बेलोविंग आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया है। जो बेल वाला होगा तो रंभाना होगा, लेकिन WALLOING वाला होगा तो क्या होगा? भैंस का कीचड़ में जो नहाने की क्रिया वो कहलाएगी बेलोविंग। फिर इसके घरी आवास को, भैंस का जो घरी आवास होता है उसे ही क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ब्रान या बायर कहा जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। गाय और भैंस में ज्यादा फर्क नहीं है। गाय और भैंस में जो पूछी जाने वाली चीजें हैं वो गाय और भैंस में एक्ट ऑफ मैटिंग पूछा जा सकता है, सर्विंग। और ब्याने की जो क्रिया होती है वो काविंग कहलाती है, पूछा जा सकता है। फिर आपका बुलक पूछा जा सकता है कि बधियाकृत नर को क्या कहते हैं गाय और भैंस में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रंभाने की क्रिया या आवाज करना गाय और भैंस में क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? बेलोइंग कहलाता है। उसके बाद में अपनी बात करेंगे भेड़ की। एक बार मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद में
देखिए बात करें भेड़ की, भेड़ का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इसको क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोक कहा जाता है। याद रखना, इसको क्या कहते हैं? फ्लोक कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको क्या कहते हैं? फ्लोक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए नवजात। नवजात जो कह सकते हैं, जो मेमना होता है भेड़ का, उसे क्या कहते हैं? अपने लैम्ब भी तो कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्ब कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लैम्ब कहा जाता है। लैम्ब कहा जाता है। लैम्ब कहा जाता है। फिर बात करें वयस्क नर की, यंग मेल की बात करें, यंग मेल क्या कहलाता है? देखिए यंग मेल की यदि बात करें तो इसे क्या कहेंगे? रैम लैम्ब कहा जाता है। रैम लैम्ब कहा जाता है। फिर वयस्क मादा की बात करें, यंग फीमेल की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? इसे गिमिर लैम्ब कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? गिमिर लैम्ब कहा जाता है। फिर देखिए बात करते हैं अपने प्रौढ़ नर की। किसकी बात करेंगे? यदि प्रौढ़ नर की बात करें तो इसे क्या कहेंगे? प्रौढ़ नर होता है, इसको क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट है, इसे रेम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रेम कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? रेम कहेंगे। फिर प्रौढ़ मादा आ गई। एडल्ट फीमेल है भेड़ की, इसको क्या कहते हैं? ईव कहते हैं। क्या कहते हैं? ईव। ईव कहते हैं। ध्यान रखना, ये भेड़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और ये और ये। इसके बाद में आपके एक्ट ऑफ मैटिंग भी इंपॉर्टेंट है। भेड़ की जो एक्ट ऑफ मैटिंग या मैथुन क्रिया है वो क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। टपिंग। नेक्स्ट देखिए ब्याने की क्रिया होती है, जो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन होता है। इसके बच्चे को काव कहते हैं, गाय और भैंस के। वो तो इसके बच्चे को अपने लैम्ब कह रहे तो क्या कह देंगे? लैम्बिंग बोल देंगे। क्या बोलेंगे? लैम्बिंग बोलेंगे। क्या कहेंगे? लैम्बिंग बोलेंगे। क्या कहेंगे? लैम्बिंग बोलेंगे। क्लियर हो गया कि बच्चे को यहां अपने काफ बोल रहे थे तो यहां क्या बोला? काविंग। यहां क्या बोला? अपने काविंग, बच्चा देने की क्रिया। यहां लैम्ब कह रहे हैं तो यहां लैम्बिंग हो गया। नेक्स्ट वधियाकृत नर होता है जो भेड़ का, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे या तो विडर कह सकते हैं या वीदर कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? वीडर या वीदर। थोड़ा सा आराम से देख लेना इसको। वीडर या वीदर लिखा हुआ है। वीडर या वीदर लिखा हुआ है। यहां लिख रहा हूं वीडर। वीडर या वीदर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वीडर या वीदर कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं कि मादा के साथ जो इसका बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, इसको स्पेड। जो इसका कास्ट्रेटेड फीमेल होती है इसको क्या कहते हैं? स्पेड कहते हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। और इसका जो मादा के साथ बच्चा होता है उसको स्कलिंग कहते हैं। सकलिंग कहा जाता है। सकलिंग। क्या कहते हैं उसको? सकलिंग कहते हैं। सकलिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद में आवाज है, जो भेड़ के अंदर आवाज को, इसकी भेड़ जो आवाज करती है उसको क्या कहते हैं? ब्लीटिंग कहते हैं। मिमियाना हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीटिंग। ब्लीटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लीटिंग। ब्लीटिंग कहते हैं। ब्लीटिंग। दोबारा लिख रहा हूं यहां, आधा बै, आधा बै, फिर ली, फिर टी और फिर ब्लीटिंग। इसको क्या कहते हैं? ब्लीटिंग कहते हैं।
अब बात करें कि इसकी हाउस को क्या कहते हैं, घर, इसका जो आवास बना होता है उसको पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। क्या कहेंगे? पेन कहेंगे। इतना था इसके अंदर, भेड़ के अंदर। यदि आपके भेड़ समझ आ गया तो आपको आसानी से बकरी भी समझ आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर करवा दी है। उसके बाद में अपने बात करेंगे बकरी की। तो एक बार देखिए, इसका जो भेड़ का समूह या ग्रुप होता है उसको फ्लोक कहते हैं। नवजात न्यूबॉर्न होता है उसको लैम्ब कहा जाता है। वयस्क नर होता है उसको रैम लैम्ब कहते हैं। वयस्क मादा होती है उसको गीमेर लैम्ब कहा जाता है। और जो एडल्ट मेल होता है उसको रैम कहते हैं। और जो एडल्ट फीमेल होती है उसको ईव कहते हैं। एक्ट ऑफ मैटिंग यानी मैथुन क्रिया, टपिंग इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लास्ट वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार पूछा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। भेड़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो बच्चा देने की क्रिया है क्या कहलाती है? लैम्बिंग, क्योंकि बच्चे को लैम्ब कह रहे थे। और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके जो बदियाकृत नर को क्या कहते हैं? विडर या वीदर कहा जाता है। फिर बात करें कि जो कास्ट्रेटेड फीमेल होती है इसको स्पेड कहते हैं। आप ये बोलो कि जो फीमेल को कास्ट्रेटेड क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको कास्ट्रेशन इसलिए किया जाता है ताकि वो जिससे अपने बच्चे उत्पन्न नहीं करवाने उसको क्या कर दिया जाता है, उसको कास्ट्रेशन कर दिया जाता है और मांस की पर्पज से उसको पाला जाता है ताकि अधिक वो एनर्जी या मांस की तरफ उसकी और बॉडी में लगे और उसकी बॉडी क्या हो, ज्यादा हैवी हो और मांस उत्पादन ज्यादा हो। आवाज या साउंड है उसको ब्लीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिमियाना या ब्लीटिंग कहते हैं। मिमियाना या ब्लीटिंग कहते हैं। घर या आवास हाउस होता है उसको पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन कहा जाता है। आपको इतना समझ आया होगा मेरे हिसाब से, इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अपने आगे चलेंगे और आगे अपने बात करेंगे बकरी की। देखिए, बकरी का जो समूह होता है, बकरी का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? अपने फ्लोक कह सकते हैं, फ्लोक कह सकते हैं और बैंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बैंड भी कह सकते हैं। फ्लोक या बैंड कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कि इसका नवजात होता है, इसको अपने क्या कहते हैं? किड कहते हैं। क्या कहते हैं? किड कहते हैं। किड कहा जाता है। और इसका जो वयस्क नर होता है, यंग मेल होता है, वयस्क नर को अपने क्या कहेंगे? बकलिंग कहेंगे। बकलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? बकलिंग कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बकलिंग। और वयस्क मादा यंग फीमेल होगी उसे क्या कह देंगे? गोटलिंग कह देंगे। गोटलिंग कह देंगे। गोटलिंग, गोटलिंग कह दें इसको। अब देखिए, प्रौढ़ नर अडल्ट जो मेल होता है बकरी का उसको क्या कहते हैं? बक कहते हैं। यानी जो बकरा होता है उसको क्या कहते हैं? बक कहते हैं। और जो बकरी होती है, प्रौढ़ मादा होती है, इसको अपने क्या कहते हैं? या तो इसको डोई कहते हैं या इसको नेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोई या नेनी कहते हैं। डोई या नेनी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बक बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो एक्ट ऑफ मैटिंग होता है वो क्या कहलाता है? इसमें सर्विंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्विंग कहलाता है। सर्विंग कहलाता है। अंग्रेजी में सर्विंग लिखा हो, यहां से आप लिख सकते हो। फिर बात करें कि ब्याने की क्रिया क्या होती है। इसके बच्चे को अपने किड कह रहे हैं तो ब्याने की क्रिया क्या होगी? किडिंग होगी। क्या होगी? किडिंग कहेंगे। ब्याने की क्रिया को क्या कहेंगे? किडिंग ही कहेंगे, क्योंकि इसके बच्चे को किड कह रहे हैं तो किडिंग। इसके लैम्बिंग, इधर क्या इनके बच्चे को अपने क्या है? काव बोल रहे थे तो काविंग हो गया। अब देखिए, इसका जो बदियाकृत नर होता है उसको क्या बोलते हैं? ये सेम बोला जाता है, विडर या वीदर कहते हैं। वीडर या वीदर कहा जाता है। और इसको बदियाकृत मादा को या कास्ट्रेटेड फीमेल को सेम स्पेड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेड बोला जाता है। और इसको भी सेम क्या कहेंगे? सकलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? सकलिंग कहा जाता है।
सकलिंग कहा जाता है। ये पीछे अंग्रेजी में लिखा हुआ, जो अंग्रेजी में लिखना चाहता है सकलिंग लिख लीजिए। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहा हूं। आवाज इसकी भी क्या कहलाती है? ब्लीटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लीटिंग कहलाती है। इसकी आवाज क्या कहलाती है? ब्लीटिंग ही कहलाती है। और इसके आवाज या हाउस को क्या कहते हैं? पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैन कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में पूछे जाने के लायक कि जो बकरी का जो एडल्ट फीमेल होता है उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? डोई या नेनी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डोई या नेनी कहा जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छे से एक टेबल तैयार कर लीजिए। बिल्कुल एक एक चीज आपको बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार इसका रिवीजन कीजिए और तब तक आपको नहीं छोड़ना है, तब तक ये याद नहीं हो। आज आपने पढ़ा, नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, कल पढ़ो, नहीं याद हुआ परसों पढ़ो, 2 दिन छोड़ के पढ़ो, याद हो जाएगा। बाद में आपकी अंगुलियों पे होगी ये चीजें और अपने को सक्सेस यही चीजें दिलाएगी। क्योंकि ये चीजें जैसे टेबल है, ये लोग छोड़ देते हैं कि याद नहीं हो पाएगा। दोस्तों देखिए, मान लो पोस्ट, आपके लिए अच्छी खबर है, पोस्ट और बढ़ जाएगी, 342 के आसपास पोस्ट और बढ़ जाएगी। मान लो 1254 पदों की भर्ती हो जाएगी। अब कितनी है? 882 की है। 882 और 342 को ऐड करें तो 4, 8 और 4 कितने हो गए? 12, 8 और 3 कितने हो गए? 11 और 1 12। ये लगभग आपकी कितनी? 1254 वैकेंसी होगी। कितनी होगी? शायद 342 से थोड़ी ज्यादा है, तो कितनी? 1254 पदों पे वैकेंसी होगी। अच्छी खबर है आपके लिए। लेकिन दोस्तों आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि पोस्टें बढ़ गई या कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ कम नहीं जाएगी। आप ये मान के चलना, आपको 90+ 100 में से 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तब जाके आप घर पे आराम से बैठ सकते हो कि अपना सिलेक्शन श्योर है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए कि आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो, कोई उसमें डाउट किसी तरीके का न हो। और कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो, आप टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए, अपना जो प्राइवेट ग्रुप है, या आप उसके अंदर एप्लीकेशन पे भी आप पोस्ट कर सकते हो। कोई किसी के तरीके का डाउट है। चलिए बात करते हैं ऊंट की। ऊंट की यदि बात करें, देखिए ऊंट का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? टोला कहा जाता है। ये आप सभी को पता होगा। क्या कहते हैं? टोला कहा जाता है। और इसके नवजात को नहीं मिला कहीं कुछ भी। और इसका जो वयस्क मेल होता है, यंग मेल होता है, उसको क्या कहते हैं? टोरडिया। आपने टोडिया सुना होगा लोकल में, टोरडिया। और ये तो इजी है। वयस्क मादा यंग फीमेल होती है जो ऊंट की, ऊंटनी को क्या कहते हैं? जो यंग होती है यानी जिसने अभी तक बच्चा नहीं दिया, उसको क्या कहते हैं? टोरडी कहा जाता है। क्या कहते हैं? टोरडी कहा जाता है। ये भी आपने सुन रखा होगा। प्रौढ़ नर है उसको तो माही या क्या कहते हैं? ऊंट कहते हैं। ये तो आपको क्लियर है। माही को थोड़ा ध्यान रखना। क्या कहते हैं? माही या ऊंट कहा जाता है। प्रौढ़ मादा एडल्ट फीमेल होती है उसको क्या कहते हैं? इसको सांड कहा जाता है। ये भी आपने आम भाषा में सुना ही होगा। क्या कहते हैं? सांड कहते हैं इसको। और मैथुन क्रिया, एक्ट ऑफ मैटिंग होती है इसके अंदर, वो क्या होती है? लखाना कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? लखाना कहते हैं। क्या कहते हैं? लखाना कहा जाता है। इसके जो ब्याने की क्रिया वो भी क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। और इसके मांस का जिक्र नहीं है, बदियाकृत ये भी जिक्र नहीं है, साउंड वगैरह कुछ इसका आगे। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इसको क्या कहते हैं। फिर अपने बात करेंगे लास्ट में, सुअर की बात करेंगे। देखिए ऊंट का जो समूह है उसको टोला कहते हैं। और जो इसका जो यंग मेल होता है उसको टोरडिया, यंग फीमेल को टोरडी, और एडल्ट मेल को क्या कहते हैं? माही या ऊंट कहते हैं।
और एडल्ट फीमेल होती है उसको क्या कहते हैं, सांड कहते हैं। और एक्ट ऑफ जो इसका मैटिंग होता है वो इंपॉर्टेंट है सबसे, लखाना कहते हैं। और इसको ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। क्या कहते हैं इसको, काविंग कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अब सूअर की। देखिए वैसे अपने सिलेबस में सूअर है नहीं, लेकिन इसका फिर भी थोड़ा अपने जिक्र कर लेते हैं। इसके समूह को क्या कहते हैं, ड्रोव कहा जाता है। क्या कहते हैं, ड्रोव कहा जाता है। और इसका जो नवजात होता है इसको पिगलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिगलेट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, पिगलेट कहा जाता है। थोड़ा सा ऊपर लिखिए, अभी ध्यान से लिखना। क्या कहेंगे इसको, पिगलेट कहेंगे, पिगलेट। या नंबरिंग गिन लेना भी आप, सही से ध्यान से लिखना, आपको गलत नहीं लिखना है। भी ये आपका 2 नंबर है, यहां पे 2 नंबर, यानी इसके नवजात को क्या कहते हैं, पिगलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिगलेट कहा जाता है। अब बात करें कि इसका जो आपका वयस्क नर होगा, यंग मेल होगा, किसका, सूअर का जो यंग मेल होगा उसको अपने क्या कहेंगे, इसको अपने कहेंगे, क्या कहेंगे, बोअरलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, बोअरलिंग, बोअरलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, बोअरलिंग किसको कहते हैं, यंग मेल को कहा जाता है। किसको कहेंगे, यंग मेल को क्या कहेंगे, बोअरलिंग कहेंगे। वयस्क जो मादा होगी, यंग फीमेल, उसको क्या कहते हैं, गिल्ट कहा जाता है। यानी जो सूअर की फीमेल होती है उसने अभी तक जिसने बच्चा नहीं दिया उसे क्या कहेंगे, गिल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, गिल्ट कहेंगे। और जो प्रोड नर एडल्ट मेल होता है सूअर का, उसे क्या कहते हैं, बोअर कहा जाता है। क्या कहते हैं, बोअर कहा जाता है। और जो इसकी प्रोड मादा एडल्ट फीमेल होती है इसे क्या कहते हैं, सू कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सू कहा जाता है। क्या कहते हैं, सू कहते हैं। फिर देखिए जो इसके अंदर मैथुन क्रिया, एक्ट ऑफ मैटिंग होती है, वो इसके अंदर क्या कहलाती है, इसको कहते हैं कपलिंग। क्या कहते हैं, कपलिंग कहा जाता है। क्या कहेंगे, कपलिंग कहेंगे। और इसके जो फीमेल होती है जो सूअर की, इसके जो ब्याने या बच्चा देने की क्रिया उसे फैरोविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरोविंग कहा जाता है। क्या कहेंगे, फैरोविंग कहा जाता है। फिर इसका बद्याकृत जो कास्ट्रेटेड मेल होता है इसको क्या कहते हैं, होग भी कहते हैं, या इसको स्टैग भी कहते हैं, या इसको बैरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरो भी कहा जाता है। फिर देखिए बद्याकृत जो मादा होती है उसको स्पेड ही बोला जाता है। सभी में क्या बोला जाता है, स्पेड बोला जाता है। और इसमें जो मादा के साथ बच्चा होता है, फीमेल विद ऑफस्प्रिंग, उसको क्या बोलते हैं, इसको स्कलिंग ही बोला जाता है। क्या कहते हैं, सकलिंग ही बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके आवाज की, तो इसकी आवाज क्या कहलाती है, ग्रंटिंग। ग्रंटिंग क्या कहलाती है, इसकी आवाज। यानी एक तरीके से सूअर होता है वो क्या होता है, गुर्राता है। गुर्राने को क्या कहते हैं, ग्रंटिंग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रंटिंग कहते हैं। और इसका जो आवाज होता है इसको क्या कहते हैं, स्टे कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टे कहा जाता है। ये हो गया आपका, इतना क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको 1 से लेकर
सब लास्ट तक एक एक चीज अच्छे से बता दी, आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आया, वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको एक एक चीज समझ आएगी और 2-3 बार इसका रिवीजन कीजिए, अच्छे से आपके याद हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी। बकरी के इसके एक और नाम भी देते हैं, इसके ग्रुप को ट्रिप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रिप। क्या कहते हैं? ट्रिप। फ्लोक, बैंड और ट्रिप भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोक भी कहते हैं, बैंड भी कहते हैं और ट्रिप भी कहा जाता है। समझ आ गया होगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट, आगे चलेंगे, चलते हैं आगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट आप पॉज करके नोट कर सकते हो। दोस्तों आपको समझ आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी आ रही है आपको, तो आप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप मैसेज, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है आप पोस्ट कर सकते हो। टेलीग्राम के अंदर प्राइवेट जो ग्रुप बना हुआ है अपना ऑफलाइन वाला, उसके अंदर आप कर सकते हो पोस्ट। अच्छे से तैयार करते रहिए, क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। हॉर्टिकल्चर भी आप पढ़ते रहिए, अभी ऐसे नहीं है अभी आपको हॉर्टिकल्चर छोड़ देना है, हिंदी को भी नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहिए हिंदी को भी। और जल्द ही टेस्ट होगा, मैं अनाउंसमेंट करता हूं जल्द ही टेस्ट की, तो आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। और वैसे जैसे ही लॉकडाउन अब खुलेगा, आसार है अभी लॉकडाउन जल्द ही खुलेगा, और तब अपने ऑफलाइन क्लासेस को क्या करेंगे, वापस स्टार्ट करेंगे। तब तक घर पे आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो देखिए अब अपने बात करते हैं कुछ पशुओं के जीवन काल की। कुछ बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करने से पहले बेसिक बातें, और यहां से 2-3 क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो अपने बात करें कि जीवन काल की, कि पशुओं का जीवन काल कितना होता है। जीवन काल या लाइफ स्पैन कह सकते हैं इसको। पशुओं का जीवन काल या लाइफ स्पैन कितना होता है। देखिए आप आइडिया लगाइए और मैं बताता जा रहा हूं। सबसे पहले यदि अपनी बात करें कि गाय का जो उम्र होती है या लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल कितना होता है, गाय का कितना होता है, 20 वर्ष होता है। कितना होता है? 20 वर्ष होता है। बात करें भैंस की, भैंस का कितना होता है, 20 से 25 वर्ष। कितना होता है? 20 से 25 वर्ष होता है। फिर अपने बात करें भेड़ की, भेड़ की आयु आप आइडिया लगा सकते हो क्या कि भेड़ की आयु कितनी होती है। भेड़ और बकरी की लगभग एक जैसी रहती है, लेकिन बकरी की थोड़ी ज्यादा रहती है। इसकी आयु 12 वर्ष रहती है और बकरी की आयु 15 वर्ष रहती है। कितनी रहती है? 15 वर्ष रहती है। नेक्स्ट बात करें कि ऊंट की आयु कितनी होती है। ऊंट की आयु होती है 40 वर्ष तक है, औसत 40 वर्ष ऊंट जिंदा रहता है। नेक्स्ट बात करें मुर्गी की, मुर्गी की जो आयु है वो औसतन 5 से 10 वर्ष रहती है। कितनी? 5 से 10 वर्ष रहती है। नेक्स्ट बात करें अपने यदि घोड़े की, घोड़े की आयु औसतन है 20 वर्ष रहती है। तो ये आपके सिलेबस वाले सभी, और एक आपका ये सिलेबस पे तो नहीं है अपने घोड़ा और सूअर, फिर भी आपको मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं। सूअर की कितनी होती है? लगभग 6 से 10 वर्ष रहती है। औसतन आप 8 वर्ष मान सकते हो इसको। कितना? 8 वर्ष सूअर की जो जीवन काल है वो होता है। तो गाय का कितना होता है? 20 वर्ष होता है। भैंस का 20 से 25 होता है। भेड़ का 12, बकरी का कितना? 15 होता है। और ऊंट का 40 वर्ष हो गया आपका, और मुर्गी का 5 से 10 वर्ष हो गया। और इसके अलावा आपका जो घोड़ा था 20 वर्ष था, और मुर्गी का कितना था? 5 से 10 वर्ष, और सूअर का 6 से 10 वर्ष या 8 वर्ष औसत इसका मान सकते हो। आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इतना मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर अपने आप जल्दी से बताइए, फिर अपने
बात करेंगे नेक्स्ट अपने बात करेंगे। चले क्या आगे, चलते हैं भी आगे। अब अपने बात करते हैं पशुओं की नाड़ी गति की। किसकी बात करेंगे, नाड़ी गति और श्वसन दर की बात करेंगे। यहां बात करते हैं नाड़ी गति, जिसे पल्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। नाड़ी गति की बात कर लेते हैं। इधर अपने बात करेंगे श्वसन दर की बात करेंगे, श्वसन दर की बात करेंगे, श्वसन दर की बात करेंगे, यानी रेस्पिरेशन रेट। पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कोई फिक्स नहीं है कि एनी टाइम किसी भी पशु की पल्स रेट या उसकी जो पल्स रेट या श्वसन दर यानी रेस्पिरेशन रेट निश्चित रहेगी। क्यों, जैसे ही आप आराम अवस्था में बैठे हो तो क्या आप जो आपकी श्वसन दर होती है वो कम होती है। जैसे आप मान लो भागते हो तो आपका जो सांस है वो क्या है, उठने लग जाता है, तो आपकी जो श्वसन दर है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और जैसे आप भागते हो तो आपकी जो पल्स रेट है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और टेम्परेचर के साथ भी, टेम्परेचर अधिक होता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो भी अपनी क्या होती है, जो ये श्वसन दर और जो पल्स रेट या नाड़ी गति है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस पे आप में एक आइडिया रखना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी तरीके से हो सकता है। तो चलिए अब अपनी बात करते हैं नाड़ी गति की। देखिए गाय की नाड़ी गति कितनी होती है, गाय की नाड़ी गति होती है 40 से 50, ये सभी है पर मिनट, प्रति मिनट की बात है, प्रति मिनट। तो कितनी होती है, प्रति मिनट 40 से 50 होती है गाय की। भैंस की होती है 40 से 45 प्रति मिनट। बात करें भेड़ की, तो भेड़ की होती है 70 से 80 प्रति मिनट। बकरी की बिल्कुल सेम रहती है 70 से 80 प्रति मिनट। बात करें ऊंट की कम रहती है, 28 से 32 प्रति मिनट रहती है, 28 से 32 प्रति मिनट रहती है। बात करें मुर्गी की, 200 से 400 प्रति मिनट। दोस्तों इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको डाउट भी हो सकता है, क्योंकि पुरानी बुक में कम है, 150 से 200 तक भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन क्या अभी जो नई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसमें 200 से 400 लिखा हो, तो अपने को यही मानना है, आपको यही मान के चलना है, क्योंकि अपने रिट सिर्फ इसी से फाइल कर सकते हैं। क्योंकि अपना क्वेश्चन यदि सही नहीं होगा तो नेगेटिव जरूर नहीं जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर अपने बात करें कि जो सुअर होता है, सुअर की जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, जो पल्स रेट होती है 60 से 80 होती है। कितनी होती है, 60 से 80 होती है, 60 से 80 होती है। घोड़े की आवश्यकता नहीं है, सुअर की भी आवश्यकता नहीं है, आपको इतनी याद रहनी चाहिए। गाय की 40 से 50, भैंस की 40 से 45, भेड़ की 70 से 80, बकरी की 70 से 80, दोनों की समान है 70 से 80, और इनकी भी लगभग समान रहती है। इनकी भी लगभग क्या रहती है, जितना पशु क्या होगा, आकार में छोटा होता जाएगा, आकार में छोटा होता जाएगा तो उसकी क्या होगी, नाड़ी गति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। देखिए भैंस आकार में बड़ी होती है तो इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। गाय गाय क्या होती है, आकार में बड़ी होती है, भैंस भी बड़ी होती है तो इनकी कम है। भेड़ इनसे छोटी होती है, बकरी भी इनसे छोटी होती है, तो इनकी नाड़ी गति बढ़ गई। इधर देखिए ऊंट में क्या है, आकार क्या हुआ, बड़ा ऊंट का, और नाड़ी गति क्या होगी, कम होगी, यानी आकार बढ़े तो कम होगी। सेम कॉन्सेप्ट, मुर्गी का आकार और छोटा हो गया तो उसकी और बढ़ गई, और सुअर का भी आकार छोटा ही होता है, मान लो भेड़ से थोड़ा बड़ा होता है तो इसकी कितनी होती है, 60 से 80 होती है। तो जितना पशु का क्या होगा, आकार घटेगा, उतनी क्या होगी, उसकी नाड़ी गति या पल्स रेट क्या होगी, बढ़ेगी। ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये दो चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, किसी का कोई
डाउट हो तो आप हमारे उसके अंदर एप्लीकेशन में आप पोस्ट कर सकते हो। अब अपने बात करेंगे कि किस पशु की श्वसन दर कितनी होती है। अब बात उससे पहले एक चीज और बता देता हूं कि नाड़ी गति मापी कैसे जाती है। देखिए नाड़ी गति क्या होती है, पशु होते हैं गाय और भैंस की बात करें, यदि गाय और भैंस की बात करें तो इनमें क्या होती है, इनकी पूंछ में एक धमनी होती है, कौन सी, कोक्सीजियल। कौन सी धमनी होती है, कोक्सीजियल धमनी होती है, जिससे क्या है, कोक्सीजियल धमनी, पूंछ की कोक्सीजियल धमनी से क्या मापी जाती है, नाड़ी गति मापी जाती है गाय और भैंस की। अब बात करें भेड़ और बकरी की, भेड़ और बकरी की बात करें तो इन दोनों की जो नाड़ी गति है वो पैर की फेमोरल धमनी से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, पैर की फेमोरल धमनी से मापी जाती है। यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब अपने बात करेंगे कि श्वसन दर किस पशु की कितनी रहती है। तो श्वसन दर में चलिए बात करते हैं अपने। देखिए श्वसन दर की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले गाय की बात करूं तो गाय की श्वसन दर रहती है 20 से 25 प्रति मिनट होती है। भी कितनी, प्रति मिनट होती है। फिर अपने बात करें भैंस की तो ये रहती है 16 से 20 रहती है, 15 से 20 भी मान सकते हो आप, प्रति मिनट रहती है। कितनी रहती है, 16 से 20 प्रति मिनट, और उसकी 20 से 25 प्रति मिनट रहती है। आपको 16 से 18 भी मिल सकता है, इतना कोई खास मेजर डिफरेंस ये नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भेड़ और बकरी की कितनी होती है, दोनों की 12 से क्या रहती है, 20 रहती है। भेड़ और बकरी की दोनों की ही क्या रहती है, 12 से 20 प्रति मिनट रहती है। ऊंट की जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है, 5 से 7 होती है। कितनी, 5 से 7 जो श्वसन या सांस है वो प्रति मिनट ऊंट लेता है। और नेक्स्ट बात करें अपने, यदि मुर्गी की, जो मुर्गी की श्वसन दर होती है वो होती है 15 से 30 प्रति मिनट, यानी 15 से 30 बार क्या लेती है, मुर्गी सांस लेती है। ये देखिए इधर नंबरिंग लगी हुई है, तो मुर्गी का इसके सामने ये रहा, मुर्गी की कितनी होती है, 15 से 30 होती है। बात करें घोड़े की, घोड़े की कितनी होती है, ये रहती है आपकी, घोड़े की 8 से 16 रहती है। घोड़े की कितनी होती है, सुअर और इनकी दोनों की लगभग बराबर होती है। बात करूं मैं घोड़े की, 8 से 16 प्रति मिनट और 8 से 18 प्रति मिनट किसकी होती है, सुअर की रहती है। तो ये नाड़ी गति हो गई, श्वसन दर हो गई। और कैसे मापी जाती है, श्वसन दर का कोई वो नहीं है, क्योंकि उसके जो नथुने होती है, नाक होती है, उसके पास में क्या हाथ को रखा जाता है और फिर चेक कर लिया जाता है, 1 मिनट में काउंट कर लेते हैं कि कितनी बार इसने सांस है वो या श्वसन है वो लिया है। इतना क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से नोट कीजिए और इसका रिवीजन कीजिए। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे आगे। देखिए एक बार इसका मोटा मोटा रिवीजन करवा देता हूं। गाय, इसके जीवन काल में गाय और भैंस है, इनका लगभग एक जैसा 20 वर्ष, गाय 20 से 25, भैंस, भेड़ का 12 वर्ष, बकरी थोड़ी ज्यादा 15 वर्ष, ऊंट 40 वर्ष, ऊंट का काफी होता है, मुर्गी 5 से 10 वर्ष होती है, सुअर भी लगभग बराबर, मुर्गी और सुअर बराबर होता है, घोड़ा और आपकी गाय है वो बराबर होती है, 20 वर्ष रहती है। नाड़ी गति की बात करें, गाय भैंस बराबर रहती है, लगभग 40 से 50 गाय, 40 से 45 भैंस होती है, 70 से 80 क्या होती है, बकरी और भेड़ रहती है, 28 से 32 ऊंट की रहती है, 200 से 400 किसकी, मुर्गी की रहती है, और 60 से 80 किसकी होती है, सुअर की रहती है। और मापा किससे, इनकी जो भेड़ और बकरी के अंदर तो क्या होती है, पैर की फेमोरल धमनी होती है, उससे क्या मापी जाती है, नाड़ी गति मापी जाती है। और गाय और भैंस में क्या होती है, इनकी पूंछ की कोक्सीजियल धमनी से नाड़ी गति को मापा जाता है। उसके बाद में श्वसन दर की बात करें, जो गाय की श्वसन दर होती है वो 20 से 25 होती है, भैंस की श्वसन दर है वो 16 से 20 या 16 से 18 मान सकते हो। फिर बात करें अपने दोनों भेड़ और बकरी की, 12 से 20 प्रति मिनट श्वसन दर होती है इनकी, ऊंट की 5 से 7 होती है।
और इसके बाद में अपने बात करें मुर्गी की 15 से 30 होती है, यानी 1 मिनट में 15 से 30 बार सांस लेती है मुर्गी। और ये 8 से 16 किसका घोड़ा है और 8 से 18 सूअर रहता है। ये आपको आसानी से लर्न हो जाएगा, 1-2 बार इसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद में अपने चलते हैं अब आगे। देखिए अपना बेसिक चल रहा है पशुओं के बारे में और यहां से क्वेश्चन आने निश्चित है। आपको एक एक चीज याद रहनी चाहिए अच्छे से। चलिए मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूं जो महत्वपूर्ण रहती है। अब अपने बात करें कि पशुओं का जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, उससे पहले अपने बात करते हैं नस्लों से पहले अपने बात करें पशुओं के शरीर का तापक्रम। पशुओं के शरीर का तापक्रम। पशुओं के शरीर का तापक्रम। देखिए पशुओं के शरीर का तापमान की बात करें तो लगभग सभी का टेम्परेचर कितना रहता है? 38, 39, 40, यानी 40 के आसपास रहता है। कितना रहता है? 40 के आसपास सभी का रहता है। तो चलिए बात करते हैं गाय और भैंस की। सबसे पहले नंबर 1 गाय और भैंस, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 38 डिग्री सेल्सियस या 100.5 फारेनहाइट। 100.5 डिग्री फारेनहाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें यदि कि आपकी जो भेड़ होती है, भेड़ की यदि बात करें कि टेम्परेचर उसका कितना 39.1 कितना होता है? 39.1 रहता है। और सूअर का भी एक साथ, भेड़ और सूअर का कितना 39.1 डिग्री सेल्सियस रहता है, या कह सकते हैं 102.5 डिग्री फारेनहाइट। 102.5 डिग्री फारेनहाइट रहता है। नेक्स्ट बात करें बकरी की। बकरी का थोड़ा सा बढ़ जाता है। बकरी का 39.8 होता है। बकरी का कितना होता है? बकरी का 39.8 रहता है। 39.8 डिग्री सेल्सियस। और उसमें बात करें फारेनहाइट में तो 103.8 डिग्री फारेनहाइट रहता है। अब बात करें नेक्स्ट, हमारे पास मुर्गी बच गई, ऊंट बच गया और 2 ही अपने सिलेबस वाले बचे हैं। देखिए ऊंट का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। ऊंट का टेम्परेचर क्या होता है? उसके अंदर क्या पाई जाती है? जो उसका कुबड़ होता है उसके कारण क्या फैट जमा होती है, गर्मी सहन करने की उसके अंदर क्या होती है? क्षमता होती है। तो ऊंट की बात करें तो उसका कितना होता है? 36.3 रहता है। नंबर 4 ऊंट की बात करें तो 36.4 रहता है। कितना रहता है? 36.4 या 97.3 डिग्री फारेनहाइट भी आप बोल सकते हो। कितना? 36.3 और इधर आपका 97.4 डिग्री फारेनहाइट। अब बात करें मुर्गी की। मुर्गी का टेम्परेचर इनमें सबसे ज्यादा रहता है, 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड। 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि फारेनहाइट में पूछ ले तो 107 चला जाता है। कितना? 107.2 डिग्री फारेनहाइट। ये हो गया इनका टेम्परेचर। गाय भैंस का 38 माना जाता है औसतन, 100.5 डिग्री फारेनहाइट। भेड़ और सूअर का 39.1 माना जाता है, 102.5 डिग्री फारेनहाइट। बकरी का थोड़ा बढ़ जाता है, 39.8 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में 103.8 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। ऊंट की बात करें तो 36.3 डिग्री सेल्सियस और
4 डिग्री फारेनहाइट, और मुर्गी का कितना रहता है 41.7 डिग्री सेल्सियस, या फारेनहाइट में बात करें तो 107.2 डिग्री फारेनहाइट रहता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए अपने कुछ बात करते हैं मान्यता प्राप्त नस्लों की, कि भारत में किस पशु की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। भारत में मान्यता प्राप्त पशुओं की नस्लें, ये बताने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं। महत्वपूर्ण क्या बताता हूं कि रजिस्टर्ड जो ब्रीड होती है ये अपनी कहानी क्यों आती है NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, हिंदी में लिखे तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। देखिए वैसे तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी स्थापना, लेकिन इससे पहले का थोड़ा सा आपको इतिहास बताता हूं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के मैं इतिहास की बात करूं थोड़ा सा, यदि मैं पीछे जाऊं तो इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी 1984 में हुई थी। कब हुई थी 1984 में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में 21 सितंबर को। सिर्फ आपको हिस्ट्री बता रहा हूं इसकी। देखिए एक कैंपस है एनडीआरआई की, क्योंकि एनडीआरआई की स्थापना पहले हो चुकी थी। कब हुई थी 1955 के अंदर एनडीआरआई की स्थापना होगी। इसका एक क्या है साउथर्न रीजनल सेंटर था, या इसका रीजन मान लीजिए। इसका एनडीआरआई का क्या दक्षिणी क्षेत्र का कहां पर बेंगलोर में एक इसका क्षेत्रीय कार्यालय था एनडीआरआई का। वहां पे स्थापना हुई किसकी एनबीएजीआर की, लेकिन नाम क्या था एनबीएजीआर की, और एक और था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान। ये दो अलग अलग संस्थान है, लेकिन इनकी स्थापना एक जगह पर भी कर दी। कहां पे यहां बेंगलोर में। कहां पे बेंगलोर में एनडीआरआई का जो रीजनल सेंटर था वहीं पे कर दी, क्योंकि उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे 1984 के बाद में। लेकिन ये होता क्या है 15 जुलाई 1985 को कहां शिफ्ट हो जाता है करनाल में। कहां शिफ्ट होता है करनाल में शिफ्ट होता है। कहां करनाल में शिफ्ट होता है। और वर्तमान में भी ये कहां पे है पूछ ले कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहां है करनाल में। तो इसकी स्थापना 1984 मानी जाती है। और इन दोनों को क्या कर दिया एक साथ कर दिया, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है वो बना दिया गया। और ये करनाल हरियाणा के अंदर है। कहां पर है करनाल हरियाणा के अंदर है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब अपने रजिस्टर्ड ब्रीड की बात करते हैं। देखिए रजिस्टर्ड ब्रीड की यदि बात करें, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर दूं। अब देखिए पशुओं की जो रजिस्टर्ड का मतलब मान्यता प्राप्त नस्लें। किस पशु की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं
वो काम कौन देखता है? NBAGR ये देखता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक राष्ट्रीय पशु, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, संसाधन ब्यूरो। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले गाय की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो कितनी है? 41 मानी जाती है, वैसे 40 भी दे सकता है। भैंस की देखें, यदि भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं 13। फिर देखें इसकी यदि भेड़ की देखा जाए, भेड़ की है 42, बकरी की है 28, बकरी की कितनी है? 28 नस्लें हैं। और फिर बात करें यदि अपने कि ऊंट की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? ऊंट की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं आपकी 9 रहती है। कितनी रहती है? 9 रहती है। ऊंट की 9 नस्लें मान्यता प्राप्त है। और नंबर 6, मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 18। ये किसके अनुसार है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार। गाय की 41, भैंस की 13, भेड़ की 42, बकरी की 28 और ऊंट की 9, मुर्गी की कितनी है? 18 रहती है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अपने 1-2 चीजें और बची है वो कर लेते हैं, उसके बाद में आज की क्लास में इतना ही रहेगा। देखिए साथियों, 2 टर्म आपको पता होना चाहिए, एक तो कास्ट्रेशन और एक वीनिंग। एक तो क्या होता है? कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन यानी बदियाकरण, और एक होता है वीनिंग। क्या होता है? वीनिंग। वीनिंग। देखो कास्ट्रेशन आपको बता चुका हूं। कास्ट्रेशन होता क्या है? यानी जो मेल पशु होता है उसको क्या करना, उसके जो टेस्टिकल्स होते हैं, उसके जो प्रजनन भाग को क्या कर देना? निकाल देना, या उसकी जो प्रजनन क्षमता वो उसको नष्ट कर देना। क्या कहलाता है? बदियाकरण कहलाता है। वीनिंग क्या होता है? वीनिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई भी पशु, गाय मान लो, भैंस मान लो, चाहे बकरी है चाहे भेड़ है, तब वो पशु यानी बच्चा दिया उसने, काविंग हुई है उसकी। काविंग होने के बाद में क्या है, या तो पशु के साथ में रखा जाता है उसके, यानी दूध पिला के काफी टाइम तक उसको दूध पिलाया जाता है। ये नॉर्मल अपने घरों में अपने देखते ही हैं। लेकिन कुछ डेयरी फार्मों पे क्या होता है, उनको अलग कर लिया जाता है उस पशु से, ताकि दूध का प्रोडक्शन ज्यादा हो, उसको अलग से पाला जाता है। यानी वो उसकी मां से मां से क्या है, दूध नहीं पिलाया जाता है। लेकिन कुछ टाइम तक तो पिलाया जाता है, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग के अंदर कोलेस्ट्रम या खीस होता है, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, विटामिन होते हैं। स्टार्टिंग में तो पिलाना जरूरी है, क्यों? नहीं तो नहीं पिलाएंगे तो क्या होगा, वो इतना कमजोर हो जाएगा, वो कुपोषित हो जाएगा। तो कितने टाइम में वीनिंग करते हैं और कितने टाइम में कास्ट्रेशन करते हैं, अपने इसकी ही बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि बात करें अपने कि जो काफ होता है उसमें कब करते हैं। ये आपका हो गया कास्ट्रेशन और ये हो गया वीनिंग। वीनिंग समझ आ गया आपको क्या होगा? वीनिंग यानी पशु से जो जिसने बच्चा दिया है
फीमेल ने, उससे क्या करना, उसके बच्चे को कुछ टाइम के बाद में अलग करना, उसको अलग से पाला जाता है, उसको दूध उस माँ का नहीं पिलाया जाता ताकि दूध का प्रोडक्शन अधिक हो। उसे क्या कहते हैं, उसे ही अपने वीनिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, वीनिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए काफ की बात करें। काफ आ गया तो गाय का भी हो सकता है और भैंस का भी हो सकता है। तो इसमें कब 8 से 10 सप्ताह के अंदर क्या किया जाता है, कास्ट्रेशन किया जाता है। कितने टाइम पे, 8 से 10 सप्ताह पे कास्ट्रेशन। दिन भी पूछ सकता है, कितने हो गए, 7 दिन माने तो 8 7 56 और 10 7 70, तो लगभग एवरेज माने तो ये मान लो आप 60 से 70 दिन। कितना होता है, 60 से 70 दिन भी पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है, 60 से 70 दिन भी पूछ सकता है। यदि लैम्ब और किड की बात करें, लैम्ब की बात करें, नंबर 2 लैम्ब का मतलब मेमना हो गया भेड़ का, इसका होता है 2 सप्ताह है। 2 सप्ताह बोल सकते हो, या दिन कहें तो 15 दिन हो सकता है। फिर बात करें किड की, किड यानी किसका हो गया, बकरी का जो नवजात होता है उसका होता है 2 से 4 सप्ताह है, 2 से 4 सप्ताह। तो अपने कह सकते हैं ये आपका 15 से 30 दिन मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 15 से 30 दिन मान सकते हैं। अब ये हो गए भेड़ बकरी की बात होगी, और आपकी इसकी यदि सूअर वैसे है नहीं अपने सिलेबस में, उसकी बात नहीं करेंगे, वैसे भी याद रख सकते हो। सूअर के लिए क्या होता है, 1 सप्ताह रहता है। कितना रहता है, 1 सप्ताह सूअर में क्या कर लिया जाता है, कास्ट्रेशन। ये कास्ट्रेशन यानी बधियाकरण कब किया जाता है, तो उनकी उम्र है काफ की 8 से 10 सप्ताह की, 60 से 70 दिन बाद में क्या किया, बधियाकरण किया जाता है। लैम्ब में क्या 15 दिन के बाद में, और किड में 15 से 30 दिन के बाद में क्या किया जाता है, किया जाता है। अब अपने बात करेंगे वीनिंग की, कि वीनिंग कब करते हैं। इसमें देखिए 8 से 12 सप्ताह में काफ होता है, 8 से 12 सप्ताह में क्या कर लिया जाता है, वीनिंग कर ली जाती है। और लैम्ब की वीनिंग है वो 14 सप्ताह में की जाती है। कितने सप्ताह में, 14 सप्ताह में। और किड की है वो कितने, 16 सप्ताह में की जा सकती है। यहां भी आपसे दिन पूछ सकता है, तो यहां दिनों की बात करें एवरेज 10 माने तो कितने हो गए, 70 दिन हो गए, 70 दिन हो गए। सेम मान सकते हो काफ की बधियाकरण और वीनिंग क्या होता है, सेम टाइम होता है, लगभग 70 दिन मान सकते हो औसतन। यहां कितना हो गया, 14, तो दिन कितने हो गए, 14, सॉरी 1 मिनट, 8 से 12 सप्ताह, 14 सप्ताह और 16 सप्ताह। हाँ, दिन की बात करें तो ये दिन हो गए आपके 98 दिन। कितने दिन हो गए, 98 दिन। 98 दिन, 14 साते कितने होते हैं, 98 होते हैं अभी। और बात करें फिर किड की, देखिए किड होता है जो बकरी का बच्चा होता है, उसमें कब वीनिंग किया जाता है, तो 16 सप्ताह की उम्र में। तो कितने हो गए, 112 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 112 दिन हो गए, 112 दिन हो गए। और ये 98 दिन हो गए, 70 दिन हो गए। ये आपकी चीजें याद रहनी चाहिए, इतनी चीजें आपके याद रहनी चाहिए। अब 1-2 चीज अपने इसी के साथ और बता देता हूं। देखिए एक प्रोग्राम था मिल्क एंड MMPO क्या था, देखिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद अध्यादेश। ये कब आया था, 1994 में आया था, सॉरी 1992 में आया था। इंपॉर्टेंट है, कब आया था, 1992 में। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है 1992
1992 में आया था। इसमें क्या, दूध की क्वालिटी नियंत्रण का काम करता है। ये दूध की क्वालिटी कितनी रहनी चाहिए, ये काम है किसका, इसी का काम है जो दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद अध्यादेश 1992 के अंदर पारित हुआ था। एक चीज इसी के साथ और बता देता हूं आपको, राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क पशुधन योजना, पशुधन योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क पशुधन योजना कब शुरू हुई थी, ये हुई थी 15 अगस्त 2012 से। पशुओं को के लिए जो भी फ्री दवा की योजना है वो कब शुरू हुई थी, 15 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री निशुल्क पशुधन योजना है वो शुरू हुई थी। अब देखिए उसके बाद में कुछ गाय के बारे में आपको मैं विशेष बातें बता रहा हूं, वो आपको चीजें याद रहनी चाहिए, पता होना चाहिए। वहां से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो चलिए बात करते हैं अपने उसके बारे में। यदि मैं गाय की बात करूं, बातें आपको जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से याद कर लेनी है उनको भी, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। गाय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। देखो जो कैटल होती है ना, अब इसका जो गर्भकाल होता है, गर्भकाल कितने दिन का होता है सभी को पता, आपको मैंने बताया भी था 282 दिन का, पहले वाली क्लास में बात कर चुके हैं। गर्भकाल कितने, 282 दिन का। मध्यकाल कितने दिन का होता है, सॉरी मध्य चक्कर कितने टाइम का होता है, मध्य चक्कर कितने टाइम का होता है, मध्य चक्कर 21 दिन का होता है। कितना होता है, 21 दिन का होता है। बात करें मध्यकाल की, हीट पीरियड इसका कितना रहता है, 10 से 24 घंटे रहता है। कितना रहता है, 10 से 24 घंटे रहता है। बात करें इसके दुग्ध काल की, दुग्ध काल या लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड, इसका मतलब यह है कि कितना होना चाहिए एक अच्छी गाय का लैक्टेशन पीरियड, या वो दूध कितने टाइम तक देनी चाहिए, तो इसका होना चाहिए 305 दिन। कितना होना चाहिए, 305 दिन होना चाहिए। तो 305 दिन में कितने हो गए, 10 माह हो गए। कितने, एक गाय 10 महीने तक दूध देनी चाहिए, लैक्टेशन पीरियड या उसका दुग्ध काल 305 दिन का होना चाहिए। सेकंड बात करें कि उसका ड्राई पीरियड, सूखा काल, सूखा काल या इसको क्या कहते हैं, ड्राई पीरियड कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कि ड्राई पीरियड कितना होना चाहिए, 60 दिन का, यानी 60 या 70 दिन, 60 दिन से ज्यादा ड्राई पीरियड पशु का, गाय का नहीं होना चाहिए। अब बात करें रेस्टिंग पीरियड की, रेस्टिंग पीरियड, रेस्टिंग पीरियड दिन कितना होना चाहिए, 0 दिन का। अब रेस्टिंग पीरियड का मतलब, अब देखो पशु क्या है, 10 माह दूध दे रहा है, 10 माह दूध दे रहा है, उसके बाद में अपने सूखा काल मतलब ड्राई पीरियड, इसके अंदर दूध नहीं निकालते। मान लो एक पशु बच्चा दिया, पशु ब्याह गया, तो क्या किया, दूध देना स्टार्ट किया, तो 305 दिन तक उसका दूध होना चाहिए, 10 माह तक वो दूध देना चाहिए। उसके बाद में अपने वो पशु दूध दे रहा है तो भी अपने 60 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, ब्याने से पूर्व। और ब्याने का अंतराल कितना होना चाहिए, ब्याने का अंतराल, ब्याने का अंतराल, इंटरकाविंग पीरियड है वो होना चाहिए इसका 365 दिन, यानी 1 वर्ष। अब ऐसे नहीं है, जो पशु 1 वर्ष में नहीं ब्याते उनका दूध थोड़ी छोड़ा जाता है निकालना, यानी कहने का मतलब ये आइडियल है, ऐसा होना चाहिए कि दुग्ध काल 305 दिन का होना चाहिए, 10 माह का सूखा काल है, यानी जब पशु ब्याने वाला है, क्योंकि 365 दिन में पशु ब्याना चाहिए 1 साल के अंदर, तो क्या कर देते हैं, अपने 60 दिन पहले, अपने ब्याने से पहले छोड़ देते हैं, उसे सूखा काल कहते हैं। रेस्टिंग पीरियड का मतलब, रेस्टिंग पीरियड उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूखा काल खत्म होते ही क्या पशु ब्याता और पुनः वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है।
अब एक बात है कि पशु ब्याने के बाद में उसको प्रेग्नेंट कब करवाना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पशु ब्याने के बाद में उसको कब जो प्रेग्नेंट करवाए, तो सर्विस टाइम की बात करें, किसकी, सर्विस टाइम। सर्विस टाइम होता है 85 ब्याने के 85 दिन बाद, ब्याने के 85 दिन बाद। देखिए, पशु जब ब्याता है ना, दूध देना स्टार्ट कर दिया, तो 85 दिन के बाद में अपने उसको गर्भित करवाना चाहिए। समझ आ गई बात है? यानी सर्विस टाइम वही होता है, यानी जब पशु को अपने वापस गर्भित करवाते हैं तो वो पशु के ब्याने के 85 दिन बाद क्या करना चाहिए, गर्भित करवाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम के लिए वो पशु प्रेग्नेंट करवाना चाहिए। अब प्रेगनेंसी की जांच कब करवानी चाहिए, यदि कोई पशु प्रेग्नेंट हो गया, मान लो प्रेग्नेंट, उसकी जांच 90 दिन बाद में करनी चाहिए। कितने दिन बाद में, 90 दिन बाद में अपने को जांच करनी चाहिए। जो डॉक्टर होता है उसे जांच करवानी चाहिए और उसको पता लगा सकते हैं कि पशु जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दी। आपको अच्छा लगा हो तो इसको व्हाट्सएप पे या इस जो आपका एप्लीकेशन है उस पे आप हमें बताएं, मेरे को बताएं कि सर आपकी क्लास अच्छी थी, कहाँ डाउट है। डाउट सेशन भी अपने ले लेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो मैं एक क्लास ले लूंगा, उसमें डाउट सेशन में जितने भी आपके डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो डाउट अपने नोट करके और मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर दे, नहीं तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, चाहे आप एप्लीकेशन पे सेंड कर दे, किसी प्रकार का कोई डाउट हो। और आप जरूर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कैसे भी क्लास के बारे में जरूर बताएं कि कैसी लगी। फीडबैक बहुत जरूरी होता है एक टीचर के लिए, क्योंकि ऑफलाइन में एक माहौल अलग होता है और ऑनलाइन में एक माहौल अलग होता है। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, बिल्कुल अकेला टीचर पढ़ा रहा होता है, सामने सिर्फ क्या होता है, कैमरा होता है। तो बहुत मुश्किल काम है ये, कह सकते हैं ऑफलाइन क्लास से थोड़ा टिपिकल काम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए अच्छे से और बार बार रिवीजन करते रहिए, सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।